Hello student, this is class 9 lesson number 4 part 1 video of food security in India. ठीक है, चैप्टर के हम हर बार नाम से पहले उसका थीम निकालते हैं, क्लियर करते हैं हमारा चैप्टर किस बारे में। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, कि कैसे जो फूड की सिक्योरिटी है, ठीक है, अभी इस चीज़ को एलैबोरेट करूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय फूड सिक्योरिटी। ओके, तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या है? तो फूड की सिक्योरिटी बेसिकली हमें पता है, ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक भी यही क्लियर करता है, मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हमें अच्छी तरह पता है कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, नॉट पॉसिबल कि हम उन्हें लीव कर दें तो हम जिंदा रह पाएँ। ठीक है, हमारे लिए जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है, लाइक एयर वी ब्रीथ, है ना। उस तरह से फूड भी क्या है हमारे लिए एज मच एज इम्पॉर्टेंट है लाइक एयर। ठीक है, क्योंकि बिना फूड के भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब सिंपल से अगली आगे चीज़ देखते हैं, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सब लोगों के लिए फूड का एक्सेसिबल होना, ठीक है, कि सब लोग फूड को पा सकें, अफोर्डेबल होना कि पा तो लिया पर उसको बाय कर सकें, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, ये दो चीज़ें जो है फूड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा क्लैरिफाई करती है, इसको स्टेट करती है कि अगर ये दो चीज़ें हैं हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम में, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी है, ठीक है, 3 एज हैं यहाँ पे, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही है तो मतलब हम फूड सिक्योर्ड है। अदरवाइज हम फूड सिक्योर्ड नहीं है। अगर फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है अवेलेबल है बट उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सेस कर लिया पर अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो हम फूड अनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि भाई जो फूड सिक्योरिटी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इतना इनफ फूड हो कंट्री में कि जो लोग खुद को फीड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको गवर्नमेंट फीड कर सके, यानी जो लोग खुद के लिए फूड बाय नहीं कर सकते, पुअरर सेक्शन से उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर सके, ठीक है, उनको लो रेट्स पे फूड अवेलेबल कराया जा सके। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या करती है, फूड सिक्योरिटी को क्लैरिफाई करती है, स्टेट करती है, जिसको हम आगे हमारे टॉपिक में देखते हैं। सो द सेकंड टॉपिक, व्हाई फूड सिक्योरिटी। भाई फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए हमें? ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट कि हमें पता है जो फूड है ना, ठीक है, टाइमली एक पर्सन को क्या करता है, एक तो भाई अगर किसी पर्सन को ग्रो करना है तो फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली चीज़ तो लाइफ है, लाइफ बहुत एक मतलब है ना, हमें पता है कि कंफर्म्ड है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके सिवा, ठीक है, जिंदा रहने के सिवा और किस लिए हमें फूड चाहिए? बेसिकली ताकि जो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, कंट्रीज में बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन आ जाता है, फेमाइन यानी अकाल पड़ना, खाने और पानी दोनों की कमी हो जाना। तो ऐसे बड़े जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको रोकने के लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैसे अब तक का इंडिया का सबसे डिवास्टेटिंग, सबसे जो खतरनाक डिजास्टर, ठीक है, था एक तरह से, वो था फेमाइन ऑफ बंगाल विच इज इन 1943 में बंगाल में फेमाइन आया था। यू मस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड चेक दिस आउट अबाउट दिस, ठीक है, कि ये फेमाइन अब तक का सबसे डिवास्टेटिंग फेमाइन क्यों माना जाता है। इसकी आप कंडीशंस देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। मैंने आपको फेमाइन मतलब बताया, तो ये फेमाइन बंगाल में 1943 में आया और एक्चुअल में ये इतना खतरनाक था, ठीक है, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसके बाद अभी तक तो ऐसे कोई फेमाइन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने इम्प्रूव किया है खुद को। ठीक है, उस समय वैसे भी हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर चेकआउट करें कि इस समय बंगाल में फेमाइन में मतलब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए पर्टिकुलरली क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में ज़रूरी हो जाती है। किसी भी कंट्री में वो फूड सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, पर आज के टाइम पे भी एक सिनेरियो सिंपल सा है कि ऐसे तो नहीं, बंगाल फेमाइन जैसे नहीं, पर और भी बहुत सारे फेमाइंस अलग अलग जगहों पे हैं जो किसी जगह पे आ चुके हैं तो किसी जगह पे आने की कगार पे हैं, क्योंकि ना पे वहाँ पे फूड ना वाटर अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहीं से हमारी अगला टॉपिक शुरू होता है, हु आर फूड इनसिक्योर। कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं? ठीक है, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ अस आर फूड सिक्योर्ड, हम फूड सिक्योर्ड है, खुद का फूड खुद अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है अभी करंट टाइम पे। अब ऐसे कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, जो खुद का फूड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या ऐसे रीजंस हैं, उसको इन चैप्टर में आगे देखते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड लोग हैं ना, वो कौन से हैं? जो लैंडलेस लोग हैं। ठीक है, लैंडलेस लेबरर कह सकते हो। लैंडलेस लेबर खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे के लैंड पे वर्क कर रहे हैं ताकि खुद का फूड अर्न कर पाए।
अब पता है जिस समय वो ज़मीन गई, वो जॉब गई पर्टिकुलरली, तो क्या हो जाएगा, फूड इनसिक्योर हो जाएगी। सेकंड जो ग्रुप आता है वो आता है ट्रेडिशनल आर्टिशंस। ट्रेडिशनल आर्टिशंस यानी जो हमारे पुराने, ठीक है, होते हैं आर्टिशंस जो ट्रेडिशनल वर्क को कैरी आउट कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, ये ट्रेडिशनल वर्क भाई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत चीप प्राइस में मिलने लग गए हैं। तो ट्रेडिशनल जो आर्ट वर्क है, ठीक है, उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण ट्रेडिशनल जो आर्टिशंस हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो क्या करते हैं भाई ट्रेडिशनल सर्विसेज ऑफर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई बैगर्स हो सकते हैं, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लो वेजेस वर्कर हैं, ठीक है, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिनको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं किसी काम को करने के लिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स या फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या फिर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण उनको ये सब चीज़ें फेस करने पड़ रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब अगली चीज़ क्या आती है, जो लोग ज़्यादातर अब भाई नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हो जाते हैं। हम यही पढ़ रहे हैं ना, फूड इनसिक्योर कौन कौन है, तो किसी जगह पे नेचुरल डिजास्टर आया, हम रहते हैं, बाढ़ आ गई यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो हमें उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। जब हम उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो एक टाइम के लिए हम अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे, हमारे पास कुछ रहेगा भी नहीं। जो हमने फूड सिक्योरिटी घर में कर रखी थी वो भी सारी खत्म हो गई, ठीक है, उस डिजास्टर के कारण वो खराब हो गई, ठीक है, हमने यूज़ नहीं की पर वो खत्म हो गई, खराब हो गई। तो बेसिकली अब हम भी तो फूड इनसिक्योर हो गए ना, अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है तो फूड इनसिक्योरिटी इन लोगों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है इनको मूवमेंट करना पड़े, माइग्रेट करना पड़े, ठीक है, ताकि वो उधर रह सके, क्योंकि अब वो जगह रहने लायक नहीं रही जहाँ वो पहले रहा करते थे। अब इसी के साथ साथ भाई फूड इनसिक्योर और कौन कौन से लोग हैं, जैसे ज़्यादातर भाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, या बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ स्टेट्स हैं ना आपको आसपास ही दिखेंगे, ये फूड इनसिक्योर है बिकॉज यहाँ की प्रीवियस कंडीशंस ऐसी रही हैं जिसके कारण आज भी ये देश फूड इनसिक्योर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आता है भाई देखो हंगर को, ठीक है, हंगर हमें पता है, ठीक है, कि एक पर्सन जो कुछ चाहता है उसको जितनी नीड है उसको वो भी ना मिल पाना, इस कॉल्ड हंगर, ठीक है। हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, ठीक है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। अब देखो बेसिकली हंगर को हटाने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए काफ़ी सारे फूड सिक्योरिटी स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। अब हंगर दो तरह की होती है, बेसिकली ये हंगर दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक होती है क्रॉनिक हंगर और एक होती है सीजनल हंगर, ठीक है। क्रॉनिक हंगर मतलब क्या होता है कि एक पर्सन पूरे साल ही खुद की जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पाता, जितनी न्यूट्रिशन चाहिए था, ठीक है, जितना भैया उसको बेसिकली क्या फूड चाहिए था वो पूरा नहीं कर पाता, और वो इस साइकिल में रह जाता है और धीरे धीरे उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम होती चली जाती है। दैट इज नोन एज क्रॉनिक हंगर, ठीक है, उसको हम क्रॉनिक हंगर बोलते हैं। और सेकेंड जो है वो है सीजनल हंगर, ठीक है। सीजनल हंगर हम बेसिकली किसको बोलते हैं, सीजनल हंगर का मीनिंग होता है कि भाई एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है, किसी का हंगर को फेस करना। पर्टिकुलर सीजन कौन सा सीजन, सपोज एग्रीकल्चर के, अगर रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो रूरल एरिया में तो लेबरर्स जो होते हैं जो सीजन पे डिपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, उनको सीजनल हंगर फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो लोग हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, जो कैजुअल लेबर्स हैं यानी जो लेबरिंग का काम कर रहे हैं, उनको भी क्या, जब उनकी जॉब छूट जाएगी तो उनको भी हंगर फेस करनी पड़ सकती है बेसिकली। तो इस तरह से जो हंगर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। ओके, क्रॉनिक हंगर में पूरे ईयर में ही हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन सीजनल हंगर में पर्टिकुलरली रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही क्या हो रहा है कि एक सीजन ऐसा आ रहा है, एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फूड सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। रूरल में बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, सीजनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड अर्बन एरियाज दैट इज द सीजनल हंगर इज बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर्स, ठीक है, जो मतलब भाई किसी काम के लिए बुलाया, जिसको हम हिंदी में अगर समझे तो बोलते हैं दिहाड़िया मजदूर, जिसको किसी काम के लिए हमने बुलाया, ठीक है, पे किया, अब उसको जब नेक्स्ट टाइम काम मिलेगा तब वो क्या करेगा, उन पैसों से जो उसको मनी मिलेगी उससे अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। तो दैट इज टू टाइप्स ऑफ हंगर, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिससे हम ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें। सेल्फ सफिशिएंसी इन द सेंस कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, कि ग्रेन सारी खुद उगाएं, बाहर से ना मंगानी पड़े। क्योंकि इन केस मान लो किसी अदर नेशन से, अदर कंट्री से मंगा रहे हैं ग्रेन्स और उससे हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई बात बिगड़ गई, तो हमें ग्रेन्स आना बंद हो जाएगी, फिर हम किस पे डिपेंड रहेंगे। ये तो बेसिक नीड है ना,
ये तो चाहिए ही सबको। तो इसलिए हम सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं कि वो चाहे हम एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्रीज को भेजें, पर मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ पे बने, हमारे यहाँ पे चीज़ें रहें, ताकि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की नीड ना रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी इंडिया ने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की, जिसमें से एक था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो वीट की प्रोडक्शन है और बाकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ाई गई थी, उसमें भी नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना, HYV सीड का यूज़ करना, फार्मर्स की हेल्प करना, और मतलब सारे स्टेप्स उठाए गए थे ताकि क्या हो सके, ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रो हो सके और हम सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें। तो इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया था। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन मोर इन द अपकमिंग चैप्टर्स। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। अब हम पर्टिकुलरली इंडिया पे आते हैं। ठीक है, कि इंडिया में अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी को कैसे टैकल किया जाता है, फूड सिक्योरिटी कैसे करी जाती है। ओके, सो देखो, गवर्नमेंट दो तरह के सिस्टम यूज करती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए द फर्स्ट वन इज बफर सिस्टम एंड बफर स्टॉक एंड द सेकंड वन इज PDS। ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, सो नेम से ही क्लियर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम। इसको समझेंगे। पहले हम आते हैं बफर स्टॉक पे। सो व्हाट इज अ बफर स्टॉक? बफर बहुत ज़्यादा हो जाना, उसका स्टॉक कर लेना। ठीक है, तो भाई क्या होता है, बेसिकली जब भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है तो उस समय गवर्नमेंट एक प्राइस अनाउंस करती है, और उस प्राइस पे क्या करती है, फार्मर से जो उनके पास एक्सेस है, ठीक है, यानी उनके पास जो ज़्यादा अभी उनके पास यील्ड आई है, ठीक है, तो उस यील्ड को बाय कर लेती है। ठीक है, यानी ज़्यादा वीट आ गया, ज़्यादा मेज आ गया, ज़्यादा और कोई क्रॉप्स आ गई, तो उसको बाय कर लेंगे, और बाय करके क्या करेंगे, अपने FCI के गोडाउन्स में रख देंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FCI? FCI मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी समझते हैं अभी। तो बफर स्टॉक में बेसिकली जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव है, ठीक है, यील्ड, उसको बाय किया जाता है फार्मर से, और उसको एक्स्ट्रा में रख लिया जाता है, ताकि इन केस ऑफ जब गवर्नमेंट को नीड हो लोगों के लिए, नॉट फॉर देयर सेल्फ बट लोगों के लिए जब नीड हो, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। ठीक है, और इसको अलग अलग सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया जाता है। पहले बफर स्टॉक होता है, और बफर स्टॉक को PDS सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, जब बफर स्टॉक होता है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, मतलब ये जो सारी प्रॉपर चीज़ें इन सबको मैनेज कर सकें, तो इसके लिए बनाया गया एक ग्रुप जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, इश्यूज में डील करता है। बेसिकली अब FCI के, आपने बेसिकली सुना होगा FCI के गोडाउन। ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो, पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि FCI के गोडाउन हर जगह होते हैं। तो वहाँ पे क्या करा जाता है भाई, गोडाउन में एक्स्ट्रा जो स्टॉक होता है रखा जाता है, ताकि इसको इन फ्यूचर लोगों तक पहुँचाया जा सके वहीं से ईजीली। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका। धीरे धीरे अब देखो क्या होता है, बेसिकली भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करेगा, कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और कैसे कैसे लोगों को ये सारा सिस्टम पहुँचेगा, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है करंट स्टेटस ऑफ PDS। भाई करंट स्टेटस क्या है PDS का? PDS देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो वो इस मोटिव से बनाया गया था कि सब लोगों के लिए इक्वल हो, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे रिवाइज किया गया, उसको टारगेटेड ऑडियंस के लिए करा गया कि हम सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को एक कम प्राइस पे देंगे, बाकी सबके लिए नॉर्मल रहेगा। क्योंकि देखो, जिनको नीड नहीं है, अगर उनको भी कम प्राइस पे मिलेगा तो दैट में नो सेंस। ठीक है, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। लेकिन एक्चुअल में जिनको नीड है, अगर उनको एक बहुत कम प्राइस पे मिलेगा, दैट थिंग मेक अ सेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो पुअरर सेक्शन है, ठीक है, जो हम पॉवर्टी लाइन पढ़ते हैं, पुअरर सेक्शन है सोसाइटी का, PDS के अंदर धीरे धीरे उसको टारगेट इस तरह से किया जा रहा है कि राशन शॉप्स बनाई जा रही है। उन राशन शॉप्स का काम क्या है कि बेसिकली इन लोगों को वो फूड प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट उन राशन शॉप को एक लो अमाउंट पे, काफ़ी लो अमाउंट पे फूड प्रोवाइड करती है, और उनको बहुत कम अमाउंट पे लोगों को वो फूड प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, वो राशन देना होता है बेसिकली, जो मार्केट प्राइस से एक्चुअल में बहुत कम प्राइस पे होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जिसके लिए जैसे राशन कार्ड बनता है और अलग अलग तरह के कार्ड बनते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये PDS का फ़ायदा उठा सकते हैं। वही PDS स्कीम के थ्रू आप सामान बाय कर सकते हैं राशन शॉप से। पर वो हर कोई राशन शॉप से नहीं, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज राशन शॉप्स होती हैं। ठीक है, स्टोर हाउसेज होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, FCI का काम क्या रहता है कि इन राशन शॉप्स को मैनेज करना,
ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ें करें। पहली चीज़ तो ये करें कि लोगों को जिस प्राइस पे कहा गया उस प्राइस पे सामान दें, टाइम टू टाइम अपनी शॉप्स ओपन करें, और कहीं ऐसा ना करें कि ये जो बफर स्टॉक से पीडीएस में सामान दिया जा रहा है, ये जो अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स हैं इनको तो मार्केट में बेच दें, और लोगों को जो बहुत कम क्वालिटी की ग्रेन्स हैं उनको बेचें, ताकि खुद एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो पीडीएस सिस्टम के अंदर एक तरह से लूपहोल बन सकती है। तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, ताकि ये सब चीज़ें क्या हो सके, बेसिकली दूर की जा सके। और इसी के साथ साथ अलग अलग स्कीम्स आती रहती है, जिसके अंडर में क्या करा जाता है, भाई गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सब लोगों को इक्वली फूड मिल सके। जैसे हम अगर अपनी सिटी में देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भाई के द्वारा चलाया गया एक फूड सिस्टम दिखेगा, जब 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में लोग क्या है फूड कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग योजना जिसको हम बोलते हैं ना, वो चलती है, ताकि क्या हो सके, लोगों को इक्वली फूड मिल सके। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में, ठीक है, एक फुल मील मिल सके। तो ये गवर्नमेंट कोशिश है। लास्ट आता है रूल ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। रूल ऑफ कोऑपरेटिव्स को पढ़ने से पहले एक सिंपल सी चीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझते हैं, जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसको एमएसपी के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या होता है, कोई भी जो सोइंग सीजन होता है, हर चीज़ का एक सीजन होता है कि इस सीजन में ये क्रॉप उगेगी, तो उस सीजन के आने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस अनाउंस कर देती है, ठीक है, कि इतना अगर तुम्हारे पास अनाज तुम यील्ड कर लेते हो तो हम तुमसे ये इतने में बाय कर लेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस में बाय कर लेंगे, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो ये यील्डिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको ये पता रहता है, ठीक है, कि हमारे गवर्नमेंट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना का है, तो गवर्नमेंट हमसे इतने में बाय कर लेगी। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ एक्ट, आपने कभी भी इसकी कोई डेट नहीं पढ़ी होगी। दिस इज अ गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट, गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ने इशू की है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इतने में बाय करना चाहिए, बट दैट इज नॉट सो कंपलसरी, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट टॉपिक है। सो बेसिकली टॉपिक पे आता है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। तो फार्मर्स को पता रहता है तो क्रॉप उगाने से पहले कि हमें इसका एटलीस्ट इतना अमाउंट मिल जाना चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब लास्ट आता है द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव्स ऐसे कौन हो गए, जैसे अमूल हो गया, ठीक है, और मदर डेयरी हो गया। तो ये अलग अलग कोऑपरेटिव्स हैं, इनका रोल क्या है ये देखते हैं, ठीक है। इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ अमूल, इफ यू डोंट, द फुल फॉर्म ऑफ अमूल इज Anand Milk Union Limited. Okay, the full form of Amul is Anand Milk Union Limited. So, what is the word? What is the meaning of the word here? Union. ठीक है, Union Limited. What is the meaning of Union Limited? Private Limited तो हमने सुना, privately owned. Private Limited यानी privately owned. But what is the meaning of Union Limited here? तो Union Limited का meaning है basically कि एक यूनियन का, ठीक है, एक बड़ी यूनियन का मिलके एक कंपनी को बनाना, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिमिटेड। यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो अमूल है वो किसी एक पर्सन की नहीं है, वो बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाई है और उसी से आज ये कंपनी चल रही है, ठीक है। उन सबका इक्वल शेयर है एक तरह से, इसमें हम कह सकते हैं इस कंपनी में। तो बेसिकली ये जो कंपनीज है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसमें, एक कंट्री की ग्रोथ में। किस लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको बहुत, जैसे मदर डेयरी है, वो दिल्ली में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है, जो क्या कर रही है, सबसे कम रेट्स में लोगों को बहुत अच्छी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी और टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। उसी तरह से हमारा अमूल है। तो बेसिकली अमूल भी क्या कर रहा है, एक ऐसी स्टोरी है जो गुजरात से शुरू हुआ और धीरे धीरे आज वो वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया के हर पार्ट में, और इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसने एक वाइट रेवोल्यूशन लाया अमूल ने, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन इन द सेंस पूरे डेयरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है, ठीक है, अमूल जो है। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या, इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं, जो लोगों को सपोर्ट भी कर रही हैं, अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, और लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो कम से कम मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं ये बेसिकली। तो इस तरह से जो कंपनीज हैं, ये हमारे इंडिया की ग्रोथ की तरफ, जो कोऑपरेटिव्स हैं बेसिकली ये ग्रोथ की तरफ हमारा एक तरह स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ठीक है। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस फोकस किस पे करती है, ADS बोलते हैं इसको, फोकस करती है कि किस किस तरह से हम सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएं और कैसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मदद करते हैं वो NGOs करते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, मीनिंग याद रहेगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बेसिकली हमारा चैप्टर था, ओवरव्यू हम इसका एक देख चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, कैसे हम फूड इनसिक्योर होते हैं, कैसे हम फूड सिक्योर होते हैं, हंगर क्या होती है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसी है, करंट स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी का, और कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, ठीक है, राशन शॉप्स क्या होती है, MSP क्या होता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें सब इसमें पढ़ चुके हैं। So this is the end of our chapter, lesson number 4, the food security in India.